वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट जनवरी 2012 का साइंस पेपर सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पेडागोजी टॉपिक की सीरीज़ जितनी भी सीटेट साइंस से रिलेटेड मैंने कराई हैं चीज़ें, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सीटेट जनवरी 2012 का साइंस पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं तो इनका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने में। जब हमें किसी बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस समय हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक लेते हैं। तो बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है और फिर आप पहचान जाएंगे। हेपेटाइटिस ए, डेंगू फीवर और इन्फ्लुएंजा, ये तीनों के तीनों हमें वायरस से होते हैं और विषाणु वायरस के केस में एंटीबायोटिक नहीं ली जाती, एंटीबायोटिक जीवाणु बैक्टीरिया के केस में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। कॉलेरा जो हैजा होता है ये हमें बैक्टीरिया से होता है, तो इसके केस में हम एंटीबायोटिक लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर शोज 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द मार्किंग ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स दैट द थर्मामीटर कैन रीड करेक्टली अप टू द। एक प्रयोगशाला तापमापी 55 से 56 के बीच 5 छोटे छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर प्रयोगशाला तापमापी की रेंज कितनी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर की। अब इसको 5 स्मॉल डिवीजन में बांटा गया है। इसका मतलब सबसे पहले 55 होगा। 5 डिवीजन में बांटने के लिए अगला डिवीजन होगा 55.2, अगला होगा 55.4, अगला होगा 55.6, अगला होगा 55.8 और लास्ट में आ जाएगा आपका 56। तो ये 5 डिवीजन हो गए, 1 2, फिर ये 4 से लेके 6 तक 3 4 और ये 5 डिवीजन में ये बट गया। तो अब हमें बताना है इसका करेक्टली मेजर क्या होगा, या तो 55 होगा या 55.2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा, ऑप्शन नंबर 3 55.2 ये इसको मेजर कर सकता है, क्योंकि जो 5 स्मॉल डिवीजन है उसी तरह से बटेंगे। 55 को अगर 55 और 56 को 5 में बांटना होगा तो उसी तरह से कटेगा, 55.2 4 6 8 और आपका 56। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 55.2। अगर ऑप्शन में होता 55.4 तो वो भी हो जाता, 55.6 होता तो वो भी हो जाता। ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और जब हमने इसको प्रैक्टिस सेट में करा था तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, मैंने ध्यान से नहीं देखा था, ये सॉलिड लिखा था। तो इस बार इसको ध्यान से समझ लीजिए। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अवलोकन वर मेड बाय द स्टूडेंट ए बी सी एंड डी व्हेन दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा। याद रखिए कैसा है, सॉलिड बेकिंग सोडा है, और जब वो सॉलिड की फॉर्म में है, खाने का सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको जब ड्राई लिटमस पेपर पर रगड़ा गया, रब्ड करा गया, तो हमें बताना है क्या चेंजेस होगा। देखिए, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस की अवस्था में है, तो यहाँ पर जो आयन है वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे और जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब आयन ब्रेक डाउन ही नहीं होंगे तो रिएक्शन होगी नहीं, जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर पर। तो डी स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन सही हो जाएगी। नो चेंज जब इसको रेड लिटमस पर रखा जाएगा और नो चेंज जब इसको ब्लू लिटमस पर होगा। तो डी मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है। द करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट, वो डी स्टूडेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर सॉलिड की जगह अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा होता, या फिर अगली बार आ सकता है बेकिंग सोडा का अदर नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिए ये आपका क्षारक होता है, बेस होता है। अब जो बेस होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं, तो रेड लिटमस पेपर पे ये क्या कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है ब्लू में, और ब्लू पर तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं, ब्लू तो ब्लू रहता, तो नो चेंज हो जाता। तो उस केस में स्टूडेंट ए की ऑब्जर्वेशन सही हो जाती, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है तो आयन ब्रेक नहीं होंगे, जिसकी वजह से लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एक्वस सॉल्यूशन होता तो उस समय स्टूडेंट ए की ऑब्जर्वेशन सही हो जाती, क्योंकि बेकिंग सोडा आपका क्षारक है और क्षारक लाल लिटमस को आपका ब्लू कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड विद राइजोबियम। निम्नलिखित में से किस समूह को राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जा सकता है। देखिए, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। राइजोबियम आपका एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्टली रूप में जो नाइट्रोजन हमारी एयर में होती है वहाँ से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, और वो सॉइल तक नाइट्रोजन कौन पहुँचाता है, वो आपका राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पहुँचाता है। तो
ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई है, यही यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए रूट नोड्यूल्स ये जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये जड़ों की ग्रंथि में पाया जाता है। और ये किसके अंदर होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये फलीदार पौधों में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो आपके फलीदार पौधे होंगे, जैसे पीज हो गई, बीन्स हो गए, और आपके क्या हो गए, लेंटिक्स वगैरह हो गए। तो ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं और वहीं पर आपका राइजोबियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़े चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। चूने के पानी के दूधियापन होने का कारण दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। देखिए लाइम वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH और 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब इसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो रिएक्शन होने के बाद ये मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद बनेगा CaCO3 और आपका साथ में H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिए जो CaCO3 होगा ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो गया है, दूधिया हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैट बॉटल एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग इडेबल आइटम। पैट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। ये जो PET है ये एक सुपरिचित प्रकार है क्या। देखिए जो PET होती है ना, ये एक टाइप का प्लास्टिक होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन टेरिफिलेट, और ये आपका एक प्लास्टिक के फॉर्म में होता है जो आपके जार वगैरह, बॉटल वगैरह इसकी आती हैं। बाकी जब हम इसको कपड़े की तरह यूज़ करते हैं, फाइबर की तरह यूज़ करते हैं, तो उस समय ये आपका पॉलिएस्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन CNG और LPG अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पादन होता है। ये हमने पहले भी किया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जब पूर्ण दहन, संपूर्ण रूप से CNG और LPG जल जाती हैं तो उस समय क्या रिलीज होती हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और आपका वाटर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी रिलीज होती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है। इसलिए कहा जाता है जब कोयले वगैरह होते हैं उनको अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दहन नहीं होते, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो हमें बहुत ही घुटन महसूस कराती है। तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन महसूस कराने में भी जिम्मेदार होती है। फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन हुआ है तो खाली रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। कोई मेटल का एक कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट। जब धात्विक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। देखिए ये मटेरियल पर निर्भर करेगी। मेटेलिक कंडक्टर है तो याद रखिए सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। जब सिल्वर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा करंट, हीट ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस होगी। सेम ऐसे ही अगर कॉपर यूज़ होगा तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम आयरन यूज़ करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। वो भी कंडक्टर है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना सिल्वर और कॉपर हैं। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा जो हीट प्रोड्यूस होती है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी। बाकी लेंथ पर भी डिपेंड करती है। देखिए जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही बीच में रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जो वायर है या जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं। और जितना ज़्यादा बड़ा आपका मेटेलिक कंडक्टर होगा उतना ही बीच में वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कम हो जाएगी। तो लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। सेम ऐसे थिकनेस पर, एरिया पर भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे रोड में होता है, रोड अगर पतली होती है तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। सेम यहाँ पर वायर में भी ऐसा होगा। जब वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ से जो करंट है बड़ी अच्छी से फ्लो होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो थिकनेस जब ज़्यादा होगी तो हीट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ जाएगी, उसका फ्लो जो है काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर जब लेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इतना अच्छा नहीं होगा। बीच में रेजिस्टेंस के कारण, ऑब्स्टिकल के कारण उसका जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी, मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, पदार्थ की लंबाई और उसकी मोटाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, ये आपको याद रखना है। आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में होती है, प्लांट सेल में होती है, लेकिन मैंने एक्सेप्शन के तौर पर बताया है जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल होती है, और बैक्टीरिया ही आपके जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनकी कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, जीवाणु यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है, नोट्स में हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, फर्मेंटेशन। किंडवन, और किंडवन की डिस्कवरी, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की है, लुइस पास्चर ने, ये बात भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, ऊष्मायमान की एसआई इकाई क्या है, ये हमें बतानी है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, जलाते हैं, और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा निकलती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और उसका एसआई यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम, ये बिल्कुल गलत होगा। सिस्मिक वेव का जो रिकॉर्ड होता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है, और सिस्मोग्राफ कोई सिस्मोग्राम का रिकॉर्ड नहीं रखता, ये तो वर्ड ही गलत है सिस्मोग्राम, तो ये यहाँ पर गलत है, बाकी सारे यहाँ पर सही होंगे। द रिएक्टर स्केल इज नॉट लीनियर बट लैगोरिथम, ये बात सही है। रिएक्टर स्केल जो होती है वो आपकी रेखिक नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, लघु गणिकीय होती है। द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस, जी हाँ, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो आपकी फोकस, केंद्र से ही उत्पन्न होती हैं, ये बात भी सही है। द रिकॉर्ड ऑफ द सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये बात सही है। भूकंपीय तरंगों का जो रिकॉर्ड होता है वो आपका भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड, बेसिक और न्यूट्रल करेक्टर ऑफ सॉल्यूशन, अ स्टूडेंट टेबुलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैज बीन टेबुलेटेड करेक्टली। विलयनों के अम्लीय, क्षारीय और या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है, निम्नलिखित अवलोकन में से सही रूप से सरणीकृत अवलोकन कौन सा है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल सिंगल करके भी बन सकते हैं। यहाँ पर 4 तरह के केस हैं। देखिए पहले केस में क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और मैंने बहुत बार बताया है सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर ये एसिडिक लिखा है, तो ये ऑब्जर्वेशन तो गलत है। लाइम वाटर अभी हमने पीछे देखा था, चूने का पानी जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CuOH2, जो कि आपका क्षारक होता है। याद रखिए लाइम वाटर क्या होता है, आपका क्षारक होता है, तो यहाँ पर ये बेसिक, जब क्षारक है तो ये बेसिक है, और यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल, तो ये ऑब्जर्वेशन भी गलत है। विनेगर तो आपका एसिड है, सिरका है, तो यहाँ पर न्यूट्रल लिखा है, ये भी गलत हो गया। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूँ तो ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो आपका बेसिक ही होता है, तो ये सही है, ये क्षारकीय होता है, और जब ये क्षारकीय है तो लाल को नीला कर देगा, ब्लू कर देगा, और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर पर, तो डी केस यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डी ऑब्जर्वेशन सही है। वॉशिंग सोडा क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ब्लू में नो चेंज होगा, और ये कैसा है, एसिडिक, बेस या न्यूट्रल है, ये बेसिक है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस बाहर नहीं निकल पाती है आपके वायुमंडल से, उसी में वापस नीचे आने लगती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हीटअप हो जाती है, वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो कौन सी गैसेज होती हैं उसमें, ये हमें बतानी है इन्वॉल्व। देखिए ऑक्सीजन कभी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से बाहर। ऐसी थर्ड ऑप्शन में भी ऑक्सीजन दे रखा है, तो ये भी बाहर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी एसिड रेन के समय होती है, तो ये भी बाहर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मीथेन, वाटर वेपर, जो जल वाष्प होता है, ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ग्रीन हाउस के लिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और फिर आपका मीथेन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर फ्यू केमिकल प्रोसेस विच 2 ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्लो कंबस्टन, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से कौन से 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं।
देखिए कंबस्टन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस जलता है और जलने पर वो हीट और लाइट देता है तो वो आपका कंबस्टन होता है। स्लो कंबस्टन क्या होता है, जब वो बहुत ही धीरे धीरे जलता है और बहुत ही कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका स्लो कंबस्टन है। अब मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूँ, लोहे पर जंग लगना, ये भी कंबस्टन होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है और यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन जाता है जिसे ही हम रस्ट कहते हैं, और ये धीरे धीरे होता है और धीरे छोटे अमाउंट में ही हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो लोहे पर जंग लगना आपका स्लो कंबस्टन होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपका स्लो कंबस्टन है, लेकिन इतना स्लो नहीं है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। देखिए जो श्वसन होता है ना, वो भी आपका स्लो कंबस्टन होता है और यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत कम होती है। लेकिन जो मोमबत्ती जलती है, बर्निंग ऑफ कैंडल में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, ये भी आपका स्लो कंबस्टन है। इससे कम स्लो है, इससे भी ज़्यादा स्लो है आपका श्वसन, क्योंकि यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर ए और सी सबसे बेस्ट होंगे। बाकी फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये आपका रैपिड होता है, जल्दी होता है, और यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ए और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ये हमने पहले भी करा है और आपको याद रखना है, जो मैन मेड फाइबर होता है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द गैस विच फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज। गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वह कौन सी है। हमने पढ़ा था, जब पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, तो उस समय जो गैस निकलती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दम घुटने लगता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी की वजह से जो है दम घुटना महसूस होता है। इसलिए कहा जाता है कोयले को रात में कमरे में जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कंबस्टन तो होता नहीं है। याद रखिए, जब कंप्लीट कंबस्टन होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल निकलेगा, कोई ऐश वगैरह नहीं निकलेगी। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को जलाने पर वो कंप्लीट कंबस्टन नहीं है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं निकल रहा, वहाँ पर ऐश राख भी निकल रही है, तो वो कंप्लीट कंबस्टन नहीं है। और जब कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि जिससे हमें क्या होती है, सफोकेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द डाइटरी फाइबर आर, आहारी रेशे क्या होते हैं। इनको हम रफेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रफेज, रुक्षांश भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए रफेज क्या होता है, ये हमारे जब हम इनको लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, हमारा स्टमक इनको या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इनको डाइजेस्ट नहीं करती, और ये वेस्ट मटेरियल के साथ एज इट इज़ निकल जाते हैं। और ये हमारी जो एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट मटेरियल जब बॉडी से बाहर निकलता है तो उसमें मदद करते हैं। जैसे सेब वगैरह के छिलके वगैरह हो गए, जैसे ज़्यादातर चीज़ों के जो छिलके होते हैं, लेंटिस हो गई, दालें वगैरह हो गई, उनमें भी फाइबर्स होते हैं, रफेज होते हैं, जो हमारे पाचन में मदद करते हैं। तो यही डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज एंड इट एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज देन। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा। देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी और पिच का पहले भी बताया है कनेक्शन, जो सितारियन वाला क्वेश्चन था उसमें बताया था फ्रीक्वेंसी और पिच जो होती हैं वो एक सी होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी, डिक्रीज होगी, तो याद रखिए जो पिच होगी, जो तारत्व होगा, वो भी घटेगा। ये बात अब आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट डिपेंड करती है पिच पर, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो आपका तारत्व पिच भी घटेगा। सेम ऐसा ही एम्पलीट्यूड का होता है लाउडनेस के साथ। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो आपकी जो लाउडनेस होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रबलता भी बढ़ जाती है। ये बात अब आपको याद रखनी है। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो आपकी प्रबलता जो होगी, जो लाउडनेस होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर घटी तो पिच भी यहाँ पर घट गया, तारत्व यहाँ पर घट गया, एम्पलीट्यूड यहाँ पर बढ़ा तो जो हमारी लाउडनेस है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो ये थे हमारे कंटेंट या टॉपिक से 20 क्वेश्चन जो हमारे सीटेट जनवरी 2012 में पूछे गए साइंस में। पेडागोजी की जो इसके क्वेश्चन है वो मैंने प्रैक्टिस सेट में करा दिए थे, क्योंकि अलग से मैंने नहीं कराए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।